पता है बहुत दुख होता है जब अपनी फैमिली को छोड़ के ना किसी अदर कास्ट में जाते हैं। पता है बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है ना। जब कोई त्योहार आता है, तीज त्योहार आता है, हर चीज बहुत तकलीफ होती है अंदर से। पता है रमजान जा रहा है अभी, अगर मेरी फैमिली मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दी ना तो मैं आज अपने कास्ट में होती। मैं यही कहूंगी हर बहनों से, हर माओ से कि अपने बच्चे को सपोर्ट करे, इतना सपोर्ट करे ना कि वो किसी अदर कास्ट में ना जाए। मैं उसके साथ तो गई तो वो अपने रूम पर ले गया। उसके रूम पर उसकी भाभी थी, उसकी भाभी सब थे, रखा। फिर उसने क्या बोलते हैं अपने फैमिली को क्या बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता, मुझे ले जाकर उसने अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। और दोस्तों के जिसे बेच नहीं देती, बेचना जिसे कहते हैं कि भाई ये लड़की है, ये है, वो है, बेचना, उसने अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। क्योंकि मेरे बच्चे अभी से ही जब पूछते मामा नानी कहाँ है, मैं बोलती बेटा नानी और नलियाल है ही नहीं, आपका नानी की डेथ हो गई, नाना है उनकी डेथ हो गई। कि जब उन्होंने मुझे मार दिया तो कि मैं नहीं मार सकती? आप ये बताइए, जब उन्होंने मुझे मार दिया, जब मेरी उस कंडीशन में, जब मैं कोमे में थी, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, जब लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, जब उस वक्त उन लोगों ने मार दिया तो क्या मैं नहीं मार सकती हूँ? मेरी फैमिली को बुलाया गया, मेरे जो पापा थे उनको बुलाया गया कि भाई आपकी जो बच्ची है, ऐसे से आपकी बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो गया है और ऐसी चीज़ें हो गई हैं। तो मेरे पापा ने उस वक्त पता है क्या छोटा सा वर्ड कहा, मेरी कोई बच्ची नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ इसे, मेरे लिए मर चुकी है, मेरा कोई, मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए मर चुकी है, मेरी तरफ से कोई है ही नहीं है। तो ऊपर आसमान नीचे ज़मीन, बीच में तो बिल्कुल अकेली थी मैं, मेरा तो कोई नहीं है। फिर हाँ So yo everyone, कैसे हो? This is Dishang Dibra. Welcome back to the podcast. आज का podcast is basically एक हार्ट टचिंग पॉडकास्ट है जो आपके स्टोरीज, आपको जो स्टोरीज पसंद है वैसे एक टाइप का एक पॉडकास्ट है। ये पॉडकास्ट बेसिकली हम लोग ने शूट किया था दिल्ली में, और दिल्ली में शूट करने का यही रीज़न था क्योंकि तो गेस्ट हैं उनको आने को नहीं मिला था। तो ये किसी टेक्निकल ज़रिए हम लोग ने ये पॉडकास्ट शूट किया है। एंड ये एक 40-45 मिनट्स का एक सेगमेंट है जो बहुत ही अलग सेगमेंट है। एंड हमारे साथ अभी है रजिया। हाय रजिया, हाउ आर यू? बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? आई एम वेरी नाइस, थैंक यू फॉर आस्किंग। आपका बचपन कैसे था और आप कहाँ से हो? मैं रहने वाली बिहार से हूँ। आप बता सकते हो कि कैसे था आपका स्टोरी? एंड नहीं, वही बताना है तो आपको, इसीलिए। बचपन की बहुत लंबी स्टोरी है। इट वाज नॉर्मल और अलग था कुछ? नहीं, नॉर्मल तो था नहीं, मेरी स्टोरी बहुत अलग है लोगों से। जैसे कि मैं रहने वाली बिहार की, मैंने बताया आपको। मैं काफ़ी छोटी थी, यानी कि जब मैं पैदा हुई थी मेरी सगी मम्मा जो थी उनकी डेथ हो गई थी, गाड़ी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो मुझे मेरी मासियों ने गोद लिया था, जैसे मम्मा की सिस्टर होती है उन्होंने मुझे गोद लिया था। उनकी खुद की भी एक बेटी थी, मुझसे बड़ी उनकी बेटी थी, तो उन्होंने मुझे गोद लिया था, गोद लेके पाला था। जब मैं 9 महीने की हुई थी तो उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी, जैसे मेरी माँ से थी उनकी दिमागी हालत ख़राब हो गई थी। तो खट्टी मीठी यादों के साथ हमारा बचपन काफ़ी आगे चलता रहा। मतलब कोई किसी ने एक्सेप्ट किया हमें, किसी ने नहीं किया, और ऐसे 7-8 साल बीतते गए। जब मैं 8 साल की हुई तो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो गई कि मतलब वो उनकी दिमागी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उनको ना जंजीर से बांध के रखते थे, कि लोगों को काटना, पकड़ के उनको मारना, ऐसे इस तरह का उनके साथ बिहेव था। फिर उनकी हालत बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी, तो लास्ट में उनको इंजेक्शन देकर उनको मरवा ही दिया गया था। फिर मेरे जो डैडी हैं, जो मेरे मौसा जी कह लो या डैडी कह लो, तो उन्होंने दूसरी शादी की थी। उन्होंने दूसरी शादी की। शादी करने के बाद सेकंड मदर, यानी कि मेरी तो वो थर्ड मदर हो गई, लेकिन वो सेकंड मदर ही कहती हूँ मैं उन्हें। तो वो सेकंड मदर थी मेरी। तो हम इस तरह, फिर मैं कुछ दिन अपनी जो ननिहाल था नानी के पास रही, काफ़ी टाइम तक नानी के पास रही। फिर उसके बाद मेरे जो डैडी थे वो मुझे लेके दिल्ली आ गए, दिल्ली रखे, अपने पास रखे। उन्होंने मुझे हॉस्टल डाल दिया, हॉस्टल में रही मैं काफ़ी टाइम तक। हॉस्टल में रही, मैं भी रही, जो मेरी सिस्टर थी वो भी मैं हॉस्टल में रही काफ़ी टाइम तक। हॉस्टल में रहने के बाद फिर हम लोग जो हॉस्टल का, जो मेरे पापा हैं वो फ़ीस वगैरह नहीं दे पाते थे, परेशान रहते थे, फ़ीस नहीं दे पाते थे। फिर लोगों के ताने होते थे, अरे यार अपनी को पढ़ा, क्यों इसको पढ़ा रहा है, इसको क्यों ऐसे कर रहा है, ये तो तेरी से मतलब अपनी बेटी भी नहीं है, अपने पे ध्यान दे। लेकिन जो मेरी सेकंड मदर थी वो, उसका भी हम इसे क्यों पालें, क्यों वो करे।
बेटी इतनी वो होती है, क्यों पाल रहे हो आप, अपने पे ध्यान दो, अपना वो करो। इस तरह की चीज़ें रोज़ रोज़ जब किसी के दिमाग में कोई डालेगा तो ऑब्वियसली से चीज़ें वो चेंज तो होगा ही ना। तो हाँ, तो जब मैं मतलब 8 साल की थी जब, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे क्या किया, पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया, हॉस्टल से निकाल कर अपने पास रखने लग गए। और जो मेरी सिस्टर थी वो हॉस्टल पढ़ती थी और मैं घर के अंदर ही रहती थी, घर के अंदर घर का काम वाम ये वो। लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने का शौक था कि मुझे पढ़ना है। तो मैं दिल्ली में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाकर मैंने खुद जाकर एडमिशन लिया, बिना किसी सब सो रहे हैं। तो मैं वहाँ अचानक से, जो हमारी आंटी थी ना, ऊपर हमारी आंटी रहती थी, तो उसकी बेटी को लेकर मैं खुद अपने आप ही चलकर 8 साल की उम्र में खुद जाकर मैं एडमिशन ले लिया, जबकि मुझे ये नहीं पता था एडमिशन में क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा या पैन कार्ड लगेगा, क्या लगेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। फिर भी मैं दौड़ी 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 जाके वहाँ पर चली गई, हॉस्पिटल वहाँ स्कूल के अंदर गई और मैंने बोला मुझे एडमिशन चाहिए। तो मैम ने बोला कि आपको एडमिशन चाहिए, आपके पास ये चीज़ें हैं? मैंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो एक लर्निंग होता है, लर्निंग यानी सीखो और सिखाओ जो होता है, लर्निंग, उन्होंने मुझे लर्निंग में बिठा दिया कि आप यहाँ पे बैठ जाओ। मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई, जो मेरी ज़िंदगी जो मेरी स्टार्टिंग वहीं से हुई। मैं लर्निंग में पढ़ने लग गई। मैं रोज़ सुबह सुबह उठती, फटाफट काम करती, घर का सारा काम। 8 साल की उम्र में झाड़ू बर्तन खाना वाना सब ने मुझे करना था। करने के बाद में स्कूल भी जाती थी मैं खुद ही। तो मैं स्कूल सुबह उठकर अपना 7 बजे करीब स्कूल जाती थी और 12 बजे स्कूल से खुद आती थी। फिर घर के अंदर आकर वो ताने, क्यों जा रहे हो, मुस्लिम हो, क्यों ऐसी चीज़ें पढ़ाई कर रहे हो, भाई मुस्लिम लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ती थी, लेकिन मैं सबको सुनकर ना अनसुना मारती थी, काम वाम कर कर। और मेरे छत पे जाकर पढ़ाई करना खुद ही। लाइट नहीं हो भाई, मम्मी जो थी मेरी सेकंड मदर थी, वो लाइट बंद कर देती थी, तो पड़ोस के साइड में बैठकर वहां पे पढ़ाई करती थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। तो फिर मतलब रोज की कलेशबाजी, पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि जब मैं ऐसे मैंने फेस 2 साल तक फेस किया। फिर मैंने सोचा यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो मैं ना अचानक से घर छोड़ के चली गई। मैं घर छोड़कर मैं मतलब घर छोड़ दिया मैंने। मैंने बोला यार, जब मेरे साथ ना मेरी मम्मा ने बहुत मतलब मारा पीटा, हाथ वाथ जला उला दिया। मैंने कहा पापा को बोल। उनको ये था ना कि भाई ये सेकंड है, उसके बाद ये घर से बाहर निकल रही है, घर से बाहर जा रही है। तो वो मेरे पापा को भड़काती थी, मेरे पापा आते थे, वो इस तरह की चीजें करते थे कि भाई क्यों जा रही हो बाहर, क्योंकि मुस्लिम में लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, मुस्लिम की लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं। स्कूल पहले क्या होता था, स्कूलों के अंदर नहीं भेजते थे, मदरसे लाइन में पढ़ाना, हॉस्टल लाइन में पढ़ाना, उर्दू सिखाना, कुरान पढ़ाना, नमाज पढ़ाना, इस तरह की चीजें होती थी। तो मैंने खुद ब खुद अपने पैरों पे खड़े, मतलब छोटी सी उम्र में मैंने, छोटी सी उम्र में खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी, और मैं हुई भी। मैंने खुद अपना एडमिशन खुद लिया, किसी की बदौलत नहीं, खुद मैं एडमिशन ली, खुद स्कूल जाना, घर को भी देखना, सब कुछ मैं खुद करने लग गई। तो ये चीजें मेरी जो मम्मी थी, सेकंड जो मदर थी, उनको ये चीज अच्छी नहीं लगी कि भाई ये चीजें, भाई जा रही है स्कूल में पढ़ रही है, जा रही है, हमारा नाम बदनाम होगा, मुस्लिम की एक लोग भाग जाएगी, कुछ एक चीज हो जाएगी, तो भाई मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। इस तरह की चीजें उन्होंने करने लग गई। तो मेरे डैडी ने, मम्मा ने मुझे बहुत मारा। जब मैं स्कूल से आई तो मुझे बहुत मारा, मेरी सारी किताबें वगैरह जला दी थी। तो इसी गुस्से के मारे मैं घर से निकल गई थी। मैं घर से निकल गई। अब मुझे ये नहीं पता मुझे जाना कहाँ है, मुझे ये भी नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे मैं जाकर बैठ गई, खूब रो रही मैं, इतना ज्यादा रोई कि मैं आसपास देख रही, छोटी सी उम्र थी मेरी, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, नहीं करूं, बहुत रो रही मैं। तो मुझे नहीं पता था, जो ट्रेन थी ना, उस ट्रेन में बैठ गई मैं, जो चल रही थी ट्रेन, वो ट्रेन थी वो जो ट्रेन थी, ये चेन्नई की ट्रेन थी। चेन्नई वाली ट्रेन में बैठ गई, ना मेरे पास टिकट था, ना मेरे पास कुछ कुछ भी नहीं था। जब मैं चेन्नई उतरी तो वहां उतरने पर, वहां के ट्रेन पे उतर गई थी मैं। इत्तेफाक से वहां पर हमारे जानकार थे, जानकार नाम था, शाकिर था, उनकी जो सिस्टर थी ना, वो हमारे मतलब मकान के ऊपर रहती थी। तो वो उसमें ही काम वाम करता होगा, तो उसने मुझे देखा, बोला अरे ये तो जान पहचान की है, ये यहाँ पर है, यहाँ पे है। उसने देखा मुझे, स्टेशन पे देखा, कहते या तो ये करिश्मा समझ लो ऊपर वाले का, या ऊपर वाला मेरे पे मेहरबान हो गया, क्या था नहीं था। जब मैं 10 साल की थी, 10 साल की थी मैं, तो उसने मुझे बोला राजे यहाँ पे क्या कर रही हो, यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैंने बोला भैया मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है और मैं ट्रेन में बैठ के आ गई, मुझे नहीं पता। 4 दिन की ट्रेन थी, जबकि चेन्नई जब मैं गई थी 4 दिन की ट्रेन थी, और ट्रेन में बिना टिकट की भी गई थी मैं, मेरे पास टिकट भी नहीं थी, ना पैसा था ना टिकट था, भूखे प्यासे 4 दिन तक मैं वहां तक पहुंच गई। वो तो शुक्र मानो कैसे भी वो काम कर रहा था, क्या था नहीं था मुझे इतना भी याद भी नहीं है। तो वो मुझे वहां मिला, वो मिलने के बाद उसने बोला यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैंने बोला भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ दिक्कत हुई है, और तो उसने बोला चलो मेरे साथ चलो।
मेरे साथ चलो। तो मेरा बचपना दिमाग था, मैंने बोला यार मैं चली जाती हूँ, मैं उसके साथ चली गई। मैं उसके साथ तो गई, तो वो अपने रूम पर ले गया। उसके रूम पर उसकी भाभी थी, उसकी भाभी सब थे, रखा। फिर उसने क्या बोलते हैं अपने फैमिली को क्या बोला नहीं बोला मुझे नहीं पता, मुझे ले जाकर उसने अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। और दोस्तों के, जिसे बेच नहीं देती, बेचना जिसे कहते हैं कि भाई ये लड़की है, ये है, वो है, बेचना, उसने अपने दोस्तों के हवाले कर दिया। ठीक है। तो जैसे कि सब आपस में बैठ के ड्रिंक कर रहे थे ना, ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो मैं छोटी थी लेकिन मेरा काफी दिमाग, शातिर दिमाग था। तो मैंने बोला यार ये ड्रिंक कर रहा है बंदा, ये सारे लोग ड्रिंक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई लेडीज तो है नहीं, ये क्यों कर रहे हैं ड्रिंक, और जो मुझे लेकर आया था यहाँ पे वो कहाँ गया है। तो मैंने बोला भैया मुझे वॉशरूम आ रहा है, मैं वॉशरूम करके आ जाऊं क्या। उसने बोला हाँ जाओ वॉशरूम करके आ जाओ। मैं वॉशरूम के बहाने में खिड़की से कूद कर आ गई, जो खिड़की था ना, खिड़की, मैं खिड़की से कूद गई, खिड़की से कूदी, और वहां से मैं भागती भागती भागती, मेरे घुटने में भी चोट है, आज भी मैं चल नहीं पाती हूँ। तो फिर मैं मतलब भागती 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 मेन रोड पे आ गई मैं, कि उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। क्योंकि जब 4-5 लोग हैं यहाँ बैठे हुए, कोई लेडीज नहीं है, और मैं 10 साल की 10 साल का बच्चा काफी समझदार होता है, और जब उस पे कुछ, जब बहुत बुरा उसके साथ पीछे से होता हुआ आता है ना, तो सब चीजों को फेस करके वो देखता है कुछ गलत होने वाला है मेरे साथ। तो मैं खिड़की जो थी ना, उनकी जो विंडो, जो खिड़की थी, तो वहां से मैं कूद कर भागी, और भागते 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 मेन रोड आ गया। तो वहां के जो लोग थे ना, बड़े काले काले से लोग थे यार, उनको देख के ना मुझे डर सा भी बड़ा फील हो रहा था कि यार इतने काले काले लोग हैं। फिर उनको मेरी भाषा, क्योंकि वो मुझे वो बोलनी आती नहीं थी, जो वहाँ की जो भाषा थी वो मुझे बोलने आती नहीं थी। तो मुझे हिंदी में उनको हिंदी बोलूँ, वो हिंदी नहीं समझे, मैं कुछ बोलूँ, मेरे पास तो कैसे भी पैसे भी नहीं, मैं उनको बोल रही हूँ मुझे वहां तक छोड़ दो, ट्रेन तक छोड़ दो, वो तब भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक ना वो जा रही थी, क्या बोलते हैं जिसमें नारियल वारियल भर के जाता है, ट्रक बोलते हैं जिसको, ट्रक जा रही थी, मैं ट्रक के पीछे बैठ गई, कूद कर बैठ गई। वो मुझे नहीं पता ट्रक कहाँ जा रहा था। फिर बैठ गई तो देखा मैंने बस स्टैंड सा था, बस था, मैं बस के अंदर बैठ गई। तो उसमें से एक हिंदी समझने वाला था, उससे समझा, मैंने बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे वहां जाना है, ऐसे करके उन्होंने मुझे उतार दिया। जब उतारा ना, तो साइड से वो आ रही थी, गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हुआ तो मैं ट्रक के नीचे आ गई थी। जब ट्रक के नीचे आई थी, तो मेरा ये जो लेफ्ट हैंड का ये है, ये पूरा फ्रैक्चर हुआ, और फ्रैक्चर हो गया था, मेरे रॉड है इसके अंदर, सर मेरा पूरा फट गया था। सर के अंदर मेरे 100 टाँके आए हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक 100 टाँके आए हुए हैं, बिकॉज यहाँ भी मेरा ये सब फट गया था, ये भी फट गया था, यहाँ भी फट गया था। मतलब ये मान लो मैं बुरी, मतलब पूरी मर गई थी बिल्कुल, मतलब अजीब कंडीशन में आ गई थी मैं। तो वहाँ की लोगों ने उठाकर मुझे गवर्नमेंट, वहाँ जो आसपास का हॉस्पिटल था वहाँ एडमिट किया। वहाँ कराने के बाद उन्होंने काफी टाइम तक रखा। फिर जैसे एक होता है ना, छानबीन करते हैं पुलिस वगैरह, वो वेरिफिकेशन हुआ। फिर उन्होंने मुझे दिल्ली ट्रांसफर किया, दिल्ली लीडिंग हार्डिंग, ये पहाड़गंज में हॉस्पिटल है, तो वहाँ उन्होंने मुझे ट्रांसफर किया। यहाँ ट्रांसफर करने के बाद जब भी यहाँ भी जब वेरिफिकेशन हुआ, सब कुछ हुआ, मेरी फैमिली को बुलाया गया, मेरे जो पापा थे उनको बुलाया गया कि भाई आपकी जो बच्ची है, ऐसे से आपकी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हादसा हो गया है और ऐसी चीजें हो गई है। तो मेरे पापा ने उस वक्त पता है क्या छोटा सा वर्ड कहा, मेरी कोई बच्ची नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ इसे, मेरे लिए मर चुकी है, मेरा कोई, मैं इनको इसको जानता ही नहीं हूँ, मेरे लिए मर चुकी है, मेरे तरफ से कोई है ही नहीं है। तो ऊपर आसमान नीचे जमीन, बीच में तो बिल्कुल अकेली थी मैं, मेरा तो कोई नहीं है। फिर हाँ हाँ, नहीं तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां मुझे एडमिट कराया गया यहाँ हॉस्पिटल में। काफी टाइम तक मैं एडमिट रही, काफी टाइम तक रही मैं एडमिट। ये मान लो कि मैं कोमे में थी बिल्कुल, मुझे कोई देखने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, कुछ भी नहीं था, मतलब बिल्कुल पड़ी हुई थी मैं। कोई आ रहा है, मेरी ड्रेस जैसे ड्रेस मेरी कोई चेंज करा देता है तो हो जाती है मेरी ड्रेस चेंज, अगर कोई नहीं कराता है तो ऐसी रहती थी मैं। तो कहते हैं ना, फिर से मेरे पे गॉड मेहरबान हुआ। तो वहां जो मेरी सास थी, जो अभी प्रेजेंट में मेरी सास है, उनको चेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम थी। तो वो वहां हॉस्पिटल में आई, कहने लग गई कि जैसे वो चेकअप कराने के लिए आई, तो उनको डॉक्टर ने कहा कि आपको ना आपका टेस्ट होगा। तो उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद उनको बताया कि भाई आपके ना लेफ्ट साइड में ना चेस्ट कैंसर है, आपकी सर्जरी होगी। तो उनकी सर्जरी हुई, उनकी जो सर्जरी हुई, सर्जरी होने के बाद उनको ना वार्ड में शिफ्ट किया गया, पहले वो इमरजेंसी में थी, फिर वार्ड में शिफ्ट किया गया। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि अरे यार इसका कोई नहीं है क्या, ये ऐसी पड़ी रहती है, इतनी बदबू आती है इसके अंदर से,
कोई देखने सुनने वाला नहीं है क्या इसका कोई, ये ऐसे पड़ी रहती है? तो आसपास के लोगों ने कहा कोई भी नहीं है इसका, तो आप आओ, आपने चेंज करा दिया, गार्ड ने चेंज करा दिया, या किसी ने कर दिया तो कर दिया, वरना ऐसी पड़ी रहती है, इसका तो कोई आता ही नहीं मिलने के लिए। इस तरह की चीज लोगों ने उन्हें कहा। तो कहते हैं ना, एक दया, दया उन्हें आई। तो उनकी मतलब वो अपनी बेटी से कहने लगी, अरे ऐसा कर, इसका ना कपड़े चेंज वेंज कर दिया कर। तो वो अपनी मम्मा का करने के बाद ना वो मेरा करती थी, कपड़े वगैरह चेंज, अपना समझ के कि भाई छोटी सी है, ला से कपड़े वगैरह हम चेंज कर देते हैं, मुंह हाथ धोना, ये वो करना, वो चीजें करने लग गई। तो उनकी जब छुट्टी हो गई, वो अपने गाँव जाने लग गई। तो उन्होंने फिर गाँव ना जाकर वो मेरे पास ही रह गई, 1-2 हफ्ता रह गई। फिर उन्होंने डॉक्टर से ये कहा कि भाई इसकी फैमिली में से कभी कोई आ गया तो आगे कोई नहीं आता है, ऐसा करें हम इसे अपने गाँव ले जाएं, हम इसे अपने गाँव ले जाएं। डॉक्टर ने कहा कि भाई हम कैसे बताते, जो सीनियर आएंगे सीनियर बताएंगे। तो हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर जो थे, जिन्होंने मेरी सर्जरी की थी, तो उन्होंने ये कहा कि इस चीज़ की हम आप जो कल आएंगे, सीनियर आएंगी, मंडे को सीनियर आती हैं, तो मंडे से हम बैठ के बात करेंगे, उनसे पूछेंगे वो क्या कहते हैं। आज संडे है, मंडे से हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। फिर उनसे बात, मीटिंग वगैरह हुई, तो डॉक्टर ने मुझे परमिशन दे दी उनको कि आप इस अपने गाँव ले जा सकते हैं। मेरी सास जो थी, उनकी आईडी लगी, उनके गांव की, जो गांव का सरपंच वगैरह था, उनकी आईडी लगी। देन जो हॉस्पिटल से उनकी जो जो भी उनका वो था, सब फॉर्म वगैरह जो भी था फिलअप वगैरह किया, उन्हें कहाँ ले जा रहे, क्या एड्रेस वगैरह सब कुछ लिया, और उन्होंने फिर मुझे उनके गाँव भेज दिया, एम्बुलेंस के साथ गाँव भेज दिया। कहते हैं फिर उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छी देखभाल, सेवा ववा सब बहुत अच्छा किया, कि मैं बहुत जल्दी, मेरी बॉडी रिकवर करने लग गई, मेरी बॉडी बहुत जल्दी रिकवर करने लगी, मैं धीरे धीरे चलने लग गई, मैं होश भी आया मुझे, चलने फिरने लग गए। 1 साल से 1.5 साल लगा, फिर मैं अब 12 साल में आ गई थी, 12 साल की हो गई थी मैं। फिर तो लोगों ने सवाल उठाना स्टार्ट किया, मेरी जो फैमिली थी उन्होंने सवाल उठाना स्टार्ट किया कि भाई मेरी जो बेटी थी वो भाग गई, जो मेरी मम्मी थी, सेकंड मदर थी। जब सबने उनसे पूछा भाई आपकी बेटी जो थी वो कहाँ गई, तो कि वो तो भाग गई, किसी लड़के के साथ भाग गई, वो भाग गई, हमारा नाम कट मुसरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भाग गई। तो जब ये चीज़ें मेरी सास को सुनने में आई, जो मेरी भी सास हैं उनको जब सुनने में आई, उन्होंने कहा कि भाई उसके पापा के पास फ़ोन करा जाए, फ़ोन करके बोलो कि भाई इस तरह की चीज़ें हैं, ऐसे नहीं, इस तरह की चीज़ें क्यों, भाई उसकी बेटी गाँव में है, अपनी बेटी को आके ले जाए। हैं भाई, कोई नहीं था देखिए देखभाल के लिए, हमने देखभाल किया, हमने सब कुछ किया, एक इंसानियत के रिश्ते किया, वरना हमारा क्या वो है, हैं हमें तो दया आ गई, जैसे मेरी एक बेटी वैसे ये बेटी है। जब हमने ऐसी चीज़ें की, करने के बाद मेरे फैमिली वालों ने मुझे मतलब वो नहीं किया, बस अफवाहें, अपना नाम कहते हैं ना, मुस्लिमों में क्या इस तरह की चीजें होती हैं, आप गलत नहीं हो तब भी आपको गलत बनाएंगे खुद को ऊपर करने के लिए। तो उस तरह की चीजें मेरी फैमिली लोगों ने भी की, यहाँ तक कि जो मेरे डैडी थे उन्होंने भी मुझे कहा कि भाई मेरा कोई मतलब नहीं है, वो भाग गई है किसी के साथ। ये 8 साल की बच्ची किसके साथ भाग जाएगी? 8 साल की बच्ची को तो ये भी पता नहीं होता है कि भाई उसको उठना कहाँ है, बैठना कहाँ है, सुसु कहाँ करना है, पोटी कहाँ करना है, उसको तो ये भी पता नहीं होता है। वो किसके साथ भाग जाएगी और क्यों भागेगी वो, उसको तो ये भी पता नहीं है। ठीक है, फिर उन्होंने जब फिर क्या हुआ, अब ये सब मैटर तो ये था। अब जब मेरे जो रिलेटिव थे, जैसे मेरे मामा थे, मेरे मामा ने भाई बोला कि भाई हम मुझे कहाँ भागी, मुझे कुछ तो बता, भागी तो है, कहाँ भागी है, किसके साथ भागी, कुछ तो बताओ। तो मेरे पापा यूं कहते हैं वो शाकिर के साथ भागी है, शाकिर है, शाकिर के साथ भागी है। तो मेरे मामा ने उसके घर पे फोन फान किया का, जो मैंने पहले नाम जिक्र लिया आपके सामने, कि भाई कहाँ है वो, कहाँ भागी है। मेरे मामा ने उसको धमकी वमकी दी होगी कि भाई बता क्या किया तूने बच्ची के साथ, कहाँ है, नहीं, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, सिवाय मेरे पापा के किसी को नहीं पता था। मेरे पापा जानते थे कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, वो हॉस्पिटल में भी आए थे, देखा उन्होंने, 1 किलो सेब लेकर आए थे हॉस्पिटल के अंदर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं तो कोमा में थी, मैं सेब खा के क्या करूंगी, लेकिन वो 1 किलो सेब लेकर आए थे। ठीक है, तो वो उन्होंने जब बताया कि भाई वो ऐसे ऐसे शाकिर के साथ भाग गई, मेरे मामा ने उसे कॉल किया कि भाई कहाँ है मेरी बच्ची बता। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है, हैं फिर मुझे नहीं पता कहाँ है, वो तो मेरे पास आई थी, मैं लेकर आया था उसको, लेकिन फिर वो अपने आप यहाँ से भाग के चली गई थी। तो मेरे मामा ने बोला भाग के कैसे चली गई है, भाग के कैसे चली गई है। तो उस शाकिर ने क्या किया, मुझे गलत बनाने के लिए, मेरे को गलत बनाने के लिए, कि मेरी फैमिली वालों के सामने फेसबुक पे मेरी फोटो डाल दी, फेसबुक पे मेरी फोटो डाल दी।
उस फोटो में उसने इतनी गंदी गंदी वर्डिंग बातें लिखी, कॉल गर्ल, ये वो बात, मतलब कहते हैं ना चीप हरकतें। उसने वो छोटे से, मैं छोटी सी थी, उसने मेरी फोटो डाली और फोटो के अंदर ना इतनी गंदी गंदी चीजें लिख दी। मेरी सिस्टर का जो नंबर था, उस सिस्टर के नंबर भी डाल दिया उसने उसके फोन के ऊपर। उसकी जो फैमिली, जो भी जितनी जिसका नंबर उसके हाथ लगा, उसने सबका नंबर डाल दिया उसके ऊपर है। और उसने एक फेसबुक आईडी बना दी मुझे बदनाम करने के लिए, कि भाई वो तो गलत था, उसने मुझे सेल कर दिया, तो उसको पता था कि अगर मैं इस तरह की चीजें नहीं करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, अगर मैं इस तरह की चीजें नहीं करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। तो उसने इस तरह की चीजें कर दी। करने के बाद जब उसे ये पता चला, ने भी इंक्वायरी निकालना स्टार्ट की, भाई ये कहाँ पर है, कहाँ है, क्या है, नहीं है, कैसे है। तो उससे जब पता चला भाई इसका एक्सीडेंट हो गया है और ऐसे से ये किसी गांव में है, तो उसने क्या किया, मुझे उसी बंदे के साथ बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, जो था उसकी वो, मुझे जिस बंदे ने मुझे जिंदगी दी, जिसकी फैमिली ने मुझे जिंदगी दी, उन लोगों को ही बदनाम करना चालू कर दिया। फिर जो आज मेरा प्रेजेंट में हस्बैंड है, उसकी फोटो और मेरी छोटी सी, मैं बालिग भी नहीं थी, दोनों की फोटो अटैच करके, फोटो को करके फेसबुक पे डाला। उसने लिख दिया शी इज कॉल गर्ल, अगर ये कॉल गर्ल है और इससे आपको कुछ चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करो, ये है वो, इस तरह की चीप वर्डिंग इसने लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मुझे बदनाम करने के लिए। तो भाई मेरी जो सास थी वो काफी अच्छी थी, कहते हैं ना, कहते हैं कि सच में, कहते हैं जो लोग भगवान होता है ना, भगवान का दूसरा रूप थी मेरे लिए। कितनी होती है इस तरह की चीजें, भाई मुझे बदनाम, मेरी सास तक कोई बदनाम किया, मेरी सास को भी बदनाम किया, जो मेरे हस्बैंड है उनको भी बदनाम किया, सारी चीजें करने के बाद। हाँ, तो जब मैं थोड़ा चलने फिरने लग गई थी, वापस हॉस्पिटल आई, रिकवर करने लग गई, जब मेरे सामने मेरे जो हस्बैंड जो थे, उसने आके अपनी मम्मी को बोला कि देख तू जिसे घर में रख रही है ना, क्या बदनामी हो रही है, क्या बदनाम, फेसबुक पे ऐसी की चीजें आ रही है, ग्रुप आईडी बनी हुई है, मैं गांव के 2-4 लोग हैं इसके अंदर, इस तरह की चीजें हो रही है। कहते हैं ना कुछ गलत अफवाहें होती हैं तो बड़ी जल्दी से वायरल होती है, बड़ी जल्दी से वायरल होती है भाई, लोग यहाँ वहां वहां वहां, बड़ी जल्दी लोग वायरल होते हैं, खास करके जानकार लोग ज्यादा ज्यादा वायरल करते हैं। तो वही चीजें हुई। तो मेरे मेरे हस्बैंड थे, वो अपनी मम्मी को दिखाते हैं आकर, देख ये किस तरह की चीजें वायरल हो रही है, घर में रखने लायक है, जिसकी है उसके हवाले करते हैं। भाई तो मेरी सास ने बोला इस बेचारी का तो कोई भी नहीं है, इसे कहाँ कर देगा हवाले, अब बदनाम तो हम हो ही गए, तो क्यों ना तो भाई इसकी केस कर उसके ऊपर। फिर हमने केस किया। हम मैंने मैं थी मैं चल फिर भी नहीं, मैं लाठी लेके ही चलती थी, उसी से लेकर मेरी जो सास थी, मेरी माँ से भी भरकर थी मेरे लिए। मैंने कभी माँ का प्यार जाना नहीं, कभी किसी ने मेरे सर पे यूं हाथ डाल के ये नहीं कहा बेटा तू खुश रहे, तेरी मम्मी हम है, ये तेरे लिए ये लेकर आए थे, कभी हुआ ही नहीं मेरे साथ ऐसा, कभी नहीं हुआ है। किसी ने एक वाला खिला दिया, बेटा ये ले खा ले, खाना खा ले, मेरे हाथ से खाना खा ले, कभी नहीं हुआ मेरे लिए, कभी किसी ने किया ही नहीं। खैर वो तो बात की बात है। फिर क्या हुआ, हम ना मेरी सास जो थी, हम दिल्ली आए वापस गांव से, वो मुझे दिल्ली लेकर आई, हमने दिल्ली में कंप्लेंट डाला, थाने में कंप्लेंट डाला कि भाई इस तरह की चीजें हमारे लिए, आईडी फेसबुक आईडी बनाई है, आईडी बनाने के बाद उसमें मेरा नाम वाम डाल रखा है, इस तरह की हमने सारी वो फोटो निकाल ली थी। तो पुलिस वाले कहते हाँ हम कार्रवाई करेंगे, उन्होंने भी कार्रवाई करना, मतलब आज कर रहे नहीं कर रहे, इग्नोर मार ली उन्होंने, ऐसे करते करते साल 2 साल ऐसे खींच दिया। ठीक है, फिर भी मेरी बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो ही रही थी, धीरे धीरे मैं रिकवर करने लग गई काफी अच्छा। फिर मैं लाठी से भी धीरे धीरे अपने आप चलने फिरने लग गई। फिर उस बंदे का मेरे पास फोन आता है, मेरे ही, जबकि मेरा नया नंबर है, मुझे कुछ वो नहीं है, मेरे पास फोन आता है जब मैं मतलब 11 मतलब 12 14 साल की हो गई थी मैं, मेरे पास फोन आता है, राजिया, मैं बोला हाँ, अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी फेसबुक आईडी में डिलीट कर दूं, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारी आईडी डिलीट मार दूंगा और मैं किसी को कोई कॉल नहीं करेगा। वहां मेरी बहन जो थी, जिन्होंने मुझे गोद लिया था, उनका डिवोर्स होने वाला था। वो सारे लोग मुझे गलत समझते थे कि ये जो लड़की है ना गलत है, ये इस लाइन में कॉल गल हो गई है, ये है वो है। तो इसने नंबर डाल दिया है, तो हमारे पास कॉल आता, मेरे से कोई बात नहीं करता था, फैमिली में पहले भी कोई लोग बात नहीं करते थे, और इस तरह की चीजें जो इस बंदे ने किया था, इससे मेरे से और कोई बात करता ही नहीं था। जो बच्चे खुचे लोग थे वो भी मुझे गलत समझते थे और आज भी मुझे गलत समझते हैं, खैर मुझे फर्क पड़ता नहीं है। फिर क्या हुआ, अब मैंने बोला ठीक है मैं आती हूँ, ऐसा करो तुम टिकट कराओ, क्योंकि अब तो मैं भाई 8 साल की नहीं थी, मैं 14 साल की थी, तो अब तो मेरे पास दिमाग आ ही जाएगा। तो मैंने बोला ऐसा है तो मेरी टिकट कराओ, मैं आती हूँ, चेन्नई आती हूँ।
तो मैंने उसी की आईडी से टिकट करवाई है, उसी की आईडी से मैंने टिकट करवाई। करवाने के बाद जब मैं चलने लग गई, जाने ट्रेन में बैठ गई, मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी थे और मेरी मदर इन लॉ भी थी। तो वो बंदा इतना तेज था, मुझे क्या कहता है वीडियो कॉल करके, ये दिखाना तुम्हारे साथ कौन में है आसपास। मैंने बोला मैं सिंगल हूँ, मेरे पास साथ कोई भी नहीं है, कौन होगा मेरे साथ, फैमिली तो मेरी पहले छूट गई है, और तुम इस तरह की हरकतें कर दी, वो मुझसे पहले से बात नहीं करते हैं, तुम कह रहे हो तो मैं आ रही तुम्हारे पास और कोई नहीं, देखो कोई भी नहीं है। अब वो पीछे बॉगी में थे, मैंने दिखा दिया, उसको लगा कोई भी नहीं है। तो बीच में एमपी खंडवा पड़ता है, वो वहां चेन्नई में जाने से पहले ना एमपी खंडवा पड़ता है। मैं खंडवा मध्य प्रदेश में उतर गई, बीच में ही उतर गई। मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया ना, मैं उतर गई। मैंने उसको बोला शाकिर आधे रास्ते तो मैं आ गई हूँ, आधे रास्ते तुम आ जाओ ना यार, आपको मिलना ही तो है, कहीं भी मिल लो, आप यहाँ आ जाओ आधे रास्ते। फिर वहां के जो न्यूज वाले थे ना और वहां के जो पुलिस वाले थे, तो उनसे मैंने पहले सेटिंग बिठा ली थी, बात करके ये वो, कि भाई इस तरह की चीजें मेरे साथ हो रही है ये वो। तो मैंने वहां पहले मैं उतरी, उतरने के बाद मैंने वहां से डायरेक्ट थाने का मैंने वो किया, ऑटो किया और थाने चली गई। थाने में मुझे सारी स्टोरी बता दी, सारा मैंने वो दिखाया कि ये देखो साड़ी ये है और मेरे को यहाँ बुलाया जा रहा है, मैंने दिल्ली में कंप्लेंट की, कोई रिक्वायरी वो नहीं हुआ है, तो प्लीज आप मेरा साथ दीजिए। मैंने इस तरह की चीजें की। फिर उसके बाद वो बंदा कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम यहाँ तक तो आ गई, मैं यहाँ तक आ जाता हूँ। वो बंदा वहां से बैठ के गाड़ी में यहाँ आया, खंडवा एमपी में आया। तो दो मतलब चार थे पुलिस वाले, सिविल ड्रेस में थे वो, दो इधर से दो इधर से थे। तो मुझे पुलिस वालों ने कहा कि जब वो आएगा ना आप उसके पास जाना, ऐसा उसको फील होना चाहिए कि हम आपको पहचानते ही नहीं है या हम उसको जानते ही नहीं है। तो हम जैसे वो आ रहा सामने से बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा था, तो एक इधर से पुलिस वाले ने, एक इधर से पुलिस वाले ने उसको जकड़ लिया कस के। जब जकड़ा ना उसको पकड़ के ले गया है, ले गया, ले जाने के बाद उसको जो जेल में ना उसको बंद कर दिया। उसको बंद करने के बाद ना, तो वो क्या कहता है मेरे को ऐसे बोलता है, वहां बंद कर दिया, बंद करने के बाद क्या बोलता है कि तूने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है ना, मैं यहाँ से निकल जाऊं फिर तुझे बताता हूँ क्या होता है, क्या होता है मैं तेरे को निकलने के बाद बताऊंगा क्या करता हूँ मैं। अब हम भाई दिल्ली पुलिस को फोन किया हमने कि भाई जो अपराधी है, इन्होंने फोन किया, भाई 24 घंटे से ऊपर नहीं रखते हैं, आप लोग को पता होगा 24 घंटे से ऊपर नहीं रखते हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस को फोन किया, ऐसे ऐसे भाई लेने के लिए आप आओ। इन्होंने कोई मतलब कान पे जू रहेंगे नहीं, लेने के लिए आए ही नहीं। जो था शाकिर हुसैन था, उसको लेने के लिए नहीं आए। ठीक है, ये नाम आप काटना मत डालना, ठीक है। तो जो शाकिर हुसैन था उसको लेने के लिए नहीं आए। तो वापस से क्या बोलते हैं, मेरे जो हस्बैंड थे वापस दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने यहाँ पुलिस वालों से बात की, वो सब कुछ दिखाया। फिर वो खुद, वो बंदा मेरे हस्बैंड यहाँ से पुलिस लेकर खंडवा गए। खंडवा जब तक वो खंडवा जा रहे थे, जब तक उसको 501 की धारा कुछ होती है, उस पर उसको जमानत मिल गई। 24 घंटे जब ऊपर होगा तो भाई लेने के लिए आएंगे नहीं, तो उसको जमानत मिल गई। कोर्ट में पेश उसको जमानत मिल गई। जमानत मिलते ही वो मुझे कॉल करता है, अब तो तू खंडवा में है, अकेली है ना, देख 1 घंटे के अंदर मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, नहीं किया ना तो मैं एक बाप का बेटा नहीं, ये नहीं वो नहीं, देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जो है वो, अब भाई मैं डर रही कि भाई मैं यहाँ होटल में अकेली हूँ, कोई भी नहीं है यार, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, क्रिएट हो जाए, मैं क्या करूंगी भाई, कोई प्रॉब्लम हो जाए मैं क्या करूंगी, सब तो वहां पुलिस को लेने के लिए गए हुए हैं। तो फिर मैंने हिम्मत करके वापस थाने में गई। मैंने बोला, रुचिवर्धक थी जब वहां की, तो मैंने उनको बोला मैम, वो मुझे ऐसे ऐसे कह रहा है, मैम आपको जब लेने के लिए नहीं आया तो हम तो भाई इसको जमानत देंगे ना देंगे, उन्होंने ऐसे बोला मुझे। मैंने बोला मैम अब तो आके खंडवा में मुझे धमकी दी है उसने, तो अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना, अब तो उन्होंने, अगर मुझे खंडवा के साथ, खंडवा के अंदर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा, खंडवा वाले होंगे ना। हम्म। तो उन्होंने फिर क्या बोलते हैं, उसकी जो डिटेल्स थी बोले, मुझे बोला बात करते रहो इससे, उसकी डिटेल्स निकलवाई और उसको शाम से लेकर सुबह 4 बजे वो दोबारा पकड़ा गया, दोबारा पकड़ा गया वो। फिर जब तक दिल्ली पुलिस भी आ गई थी, दिल्ली पुलिस उसको लेकर दिल्ली आई, सब कुछ हुआ, दिल्ली पुलिस उसको लेकर दिल्ली आई। दिल्ली आने के बाद केस चला, फिर मैंने अकेले उसको जेल करवाया। मैंने उसे जेल करवाया। जेल करवाने के बाद मेरे हस्बैंड कॉल करते हैं मेरे पापा के पास, कहते देखो आपकी बच्ची है, छोटी सी बच्ची थी, अब तो चलने फिरने भी लग गई है, सब कुछ हो गया है, हैं, एक्सीडेंट हो गया था, हम लोगों ने अपना समझ के, एक बच्ची समझ के इसको पाला, सब कुछ किया है, हैं, आप अपनी माफ कर दीजिए अपनी बच्ची को और अपनी बच्ची को ले जाइए। आपकी बच्ची अगर 1000 गलतियां भी की है तो आप ऐसे कीजिए, अपनी बच्ची को ले जाइए और अपनी बच्ची को आप अपने हवाले कर लीजिए, छोटी है ये है। मेरे पापा ने पता है क्या बोला, मैं नहीं रखूंगा, मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए मर चुकी है, मेरे लिए मर चुकी है और मैं नहीं रखूंगा। मेरे हस्बैंड ने कहा देखिए आपका आखिरी फैसला है,
तो मेरे पापा ने बोला हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं नहीं जानता हूँ इसे, मर गई है मेरे लिए, खत्म हो गई है मेरे लिए, ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इसका तो बेचारी का कोई नहीं, तो फिर मेरी सास ने बोला मेरे हस्बैंड को तू शादी कर ले इससे, तू ही कर ले शादी, है इसका तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई वो नहीं है, तो शादी कर ले। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से शादी की, हमने भाई नाबालिग थी मैं, उन्होंने पहले मंदिर में शादी की मेरे से। फिर उसके बाद जब मैं बालिग हो गई तो फिर मेरी कोर्ट में शादी हुई, कोर्ट से रजिस्टर्ड मैरिज हुई मेरी। फिर उसके बाद मेरी अब 2 बेटी है, काफी अच्छी जिंदगी चल रही है। तो इससे मैं यही जानती हूँ कि भाई लोग जो कहते हैं ना मुस्लिम और हिंदू, ये सब कुछ नहीं होता है यार। मुस्लिम की लड़कियों को लोग कहते हैं बाहर मत निकलने दो, जो लड़कियां कैद में होती है ना उन पे कितना जुल्म होता है घर के अंदर, वो वही जानती हैं। हिजाब के अंदर लोग लड़कियां रहती हैं, हिजाब पहनती जरूर हैं, लेकिन हिजाब के अंदर ना वो आंसुएं गिनती हैं। लोग अपने रिश्तेदारों के लिए मरते हैं, अपनी इज्जतों के लिए मरते हैं, लेकिन उनकी बेटियों की इज्जत कब कहाँ पर रोंद दी जाती है उन्हें खुद पता नहीं होता है। वो कहते हैं ना बेटा इतने तक कपड़े पहनो, यहाँ तक घुटने ढांक के रखो, चेहरा ढांक कर रखो, लेकिन ना उनकी बेटियों के साथ कितना गलत होता है ना, कोई नहीं जानता। आज पता है मुझसे में कोई बात नहीं करता है, मेरी फैमिली में मुझसे कोई बात नहीं करता है, ना मेरी मम्मी, ना मेरे पापा, ना मेरे रिश्तेदार, कोई बात नहीं करती। छोटे कोई फंक्शन होते हैं उन पे भी कोई बात नहीं करता है। मेरे 2 बच्चे हैं, ठीक है, और उन्हें मुझे तो कोई प्यार किया ही नहीं शुरू से, किसी ने माँ ना मुझे माँ का प्यार मिला, ना बाप का मिला, ना किसी का भी नहीं मिला। मेरे बच्चे भी आज पता है तरसते हैं, कहते हैं मामा मुझे नानी के घर जाना है, मामा मुझे अपनी फैमिली के पास, मामा मेरी नानी कहाँ है, नानी के पास जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। उन्हें क्या बताऊं मैं कि बेटा तेरी नानी नहीं है, उन्हें क्या बताऊं। तो बहुत फील होता है। आज मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत कभी थी ही नहीं। अगर मैं गलत होती तो आज मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती। मेरे कमर के अंदर रॉड है, सर के अंदर 100 टांके हैं, फिर भी मैं सेटल हूँ। मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ, खुद को देख रही हूँ, फैमिली देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, वो इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने पूरी जिंदगी मुझे अपनी मेरे हवाले कर दी। मेरी सास रही नहीं है, वो नहीं, उन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी और उन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया और मुझे खुद पे खड़ा किया, संभालना सब कुछ किया उन्होंने। आज मेरे पापा हैं, फादर इन लॉ है जो है मेरे, वो बहुत अच्छे हैं। मेरे सगे पापा भी इतने अच्छे नहीं थे जितने वो मेरे पापा अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं क्या बताऊं मैं आपको कि ये कहते हैं ना भगवान का रूप, और उनके इतने सीधे हैं कि आप उनको ये बोलोगे ना कि यहाँ पे खड़े हो जाओ तो वहीं खड़े रहेंगे वो। इतने सीधे बंदे हैं वो, बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे। तो मेरी जिंदगी ऐसी थी और इतनी मेरी स्टोरी है। आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी हर माँ बाप से, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके बच्चे गलत कुछ कर रहे हैं तो आप उन्हें बैठो, उन्हें पहले समझो कि उनकी गलती कहाँ पर है। अगर वो गलत है भी ना तब भी उन्हें अपना लो। पता है बहुत दुख होता है जब अपनी फैमिली को छोड़ के ना किसी अदर कास्ट में जाते हैं। पता है बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है ना। जब कोई त्योहार आता है, 30 त्योहार आता है, हर चीज बहुत तकलीफ होती है अंदर से। पता है रमजान जा रहा है अभी, अगर मेरी फैमिली मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करती ना तो मैं आज अपने कास्ट में होती। मैं यही कहूंगी हर बहनों से, हर माओ से कि अपने बच्चे को सपोर्ट करें, इतना सपोर्ट करें ना कि वो किसी अदर कास्ट में ना जाए। अगर कोई हिंदू है तो अपने हिंदू कास्ट में रहे, अगर कोई मुस्लिम है तो अपने मुस्लिम कास्ट में रहे। क्योंकि शादी के बाद ना कुछ टाइम होने के बाद बहुत फील होता है इस चीजों को कि हम मतलब क्या कर रहे हैं। मुझे बहुत फील होता है, जैसे हमारा अभी रमजान चल रहा है ना, तो मैं सोचती काश अगर मेरे घर वाले मुझे अपना लेते तो मैं अपनी कास्ट में होती मैं, और मैं वह हर चीजों को फेस कर रही थी जो सब कर रहे हैं, सबके साथ मिलके उठ के बैठ के रहती। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं यही कहूंगी हर माओ को, अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को समझे। मेरी तो दूसरी माँ थी, शायद उसकी गलती है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बाप तो अपना था ना, उसको मुझे समझना चाहिए। वो मुझे आज भी गलत समझते हैं कि मेरी बेटी गलत है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। न मैं कल गलत थी, न मैं आज गलत हूँ, मैं कभी गलत थी ही नहीं। लोगों ने मुझे गलत बनाया और मेरे पापा ने सिर्फ मुझे इसलिए नहीं अपनाया दुनिया के और समाज के डर से कि समाज क्या कहेगा। अरे उस समाज का क्या फायदा जिसको तुमने अपने सर पे हाथ नहीं रखा, अपनाया नहीं, वो समाज का क्या फायदा। समाज तो ऐसा है, खाएगा और चला जाता है, आएगा बैठेगा चला जाएगा। उस समाज के लिए क्यों रो रहे हो? है कम से कम तुम तो अपनी औलाद को अपनाओ। बस यही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगी और कुछ नहीं, कि भाई अपने बच्चों को समझो और
हर लड़कियों से कि भाई जिस कास्ट की लड़कियां हैं ना उसी कास्ट में रहे, हिंदू की है तो हिंदू में ही रहे, और मुस्लिम की लड़कियां तो मुस्लिम में रहे, अदर कास्ट में ना करे शादी। मैंने हमेशा देखा है अदर कास्ट की लड़कियां, हर किसी की लाइफ मेरी जैसी नहीं है, और हर किसी की लाइफ हर जैसी नहीं होती है। शादी तो कर लेती है, 2-4 साल बहुत अच्छे जाते हैं, फिर वो अलग यही होता है, तलाक हो जाता है, आपस में झगड़े वगड़े होते हैं, एक दूसरे को मर्डर हो जाता है या फांसी लगा लेते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैं तो यही कहूंगी जिस कास्ट की जो लड़कियां हैं उसी कास्ट में रहे, क्योंकि ना बहुत फील होता है। बट एक कास्ट का मेरे को ये समझ में नहीं, कास्ट का रेफरेंस क्या है ये डिफरेंस क्यों पैदा हो रहा है, मतलब क्या चीज है ये? नहीं, मैं बताती हूँ ना, मेरे जो फैमिली है, मेरे मम्मी पापा, जो मेरे भाई बहन है, तो मेरे पापा ही मतलब लोग यूं कहते हैं, यार तू जलेगी, तू हिंदू कास्ट में है, तू जलेगी, तुझे जलाया जाएगा, जो मरने के बाद दफनाएंगे नहीं, जलाएंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह की वर्डिंग वो उनको उनके मन में है कि थिंक यार ये काफिर है, काफिर हो गई है, इनकी इसके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, हिंदू हो गई है, ये जलेगी मरने के बाद। तो ये कोई ज्यादा मेन वर्ड नहीं है कि भाई जलेगी क्या है, मरने के बाद तो सबको मरना ही है, मरने के बाद कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। ठीक है, बस मुस्लिम में ये दफना दिया जाता है, हिंदू में ये जला दिया जाता है, लेकिन लोगों के अंदर ये ना काफिर वर्ड है, जो काफिर है भाई, हम हिंदू के जैसे मुस्लिम होते हैं ना भाई, कहते हैं इसका पानी मत पिए काफिर हो गया है। तो ये चीजें नहीं है, ये चीजें गलत है, लेकिन मेरा आज तक मेरा ये कहना है कि मुस्लिम से ज्यादा अच्छी हिंदू है, मुस्लिम से ज्यादा अच्छी हिंदू है। इसलिए है क्योंकि मेरे लिए हिंदू ज्यादा अच्छे है, क्योंकि मेरे लिए हिंदू खड़े थे और आज भी खड़े हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, हर चीजों में मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे मुझे समझा जब मेरी इतनी बुरी कंडीशन थी, मैं कोमे में थी, जब मेरा सबने साथ छोड़ दिया, तो हिंदू फैमिली ने मुझे अपनाया और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज मेरी गवर्नमेंट सर्विस है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, तो सिर्फ एक हिंदू फैमिली के कारण ही कर रही हूँ। मेरी अपनी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा, तो बस इतना है कि मेरे लिए हिंदू फैमिली बेस्ट है अभी। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बस कभी ना कभी थोड़ा बहुत दुख हो जाता है मुझे, जब अपने बच्चों को देखती हूँ, मेरे बच्चे ही कहते हैं मम्मा मुझे नानी के पास जाना है, तो उनको मैं क्या बताऊं, वो छोटे हैं अभी, उनको कुछ इतना समझ है नहीं, नलियाल क्या होता है, ददियाल क्या, उनको क्या पता, कुछ पता नहीं है। बस थोड़ा सा कहीं इतने, बस बच्चों के लिए कि दुख होता है मुझे, लेकिन खुद के लिए नहीं। खुद मैं अब दिल से बहुत खुश हूँ कि मेरे हस्बैंड ने, कहते हैं करोड़ों में एक है, मैं नसीब वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा आदमी मिला है, और मैं वाकई में बहुत किस्मत वाली हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो मुझे हमेशा ही कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा भाई बहन सब कुछ मैं हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है ना, मेरे पापा है ना, अगर मैं उनको फोन कर दूं पापा मुझे बुखार है, तो मेरे पापा ना गांव से ही, ये नहीं देखेंगे गाड़ी मिली ना मिली, उनको ड्राइव नहीं आती है, गाड़ी मिली ना मिली, वो पैदल ही आ जाते हैं, हरियाणा से ही पैदल आ जाते हैं वो। तो इतने अच्छे मेरे ससुर है, बहुत अच्छे हैं। बट आपने ऐसे कहा कि दूसरे कास्ट वालों के साथ शादी नहीं करनी चाहिए, बट ऐसे क्यों, लाइक क्या क्या ज़रूरत है ऐसे बोलने की? जी ये समझ में नहीं आया कि दूसरे कास्ट में आप खुश हो तो भी आप ऐसे बोल रहे हो कि दूसरे कास्ट में शादी नहीं की जा सकती, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? पता है क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, कितनी भी लड़कियां खुश हो, तो उसको ना अपना जब त्योहार आता है ना, जैसे हिंदू में है कि भाई, जैसे मैं हिंदू में हूँ, तो भाई मेरे बच्चे हैं, तो मैं अगर रोजा रखूंगी तो मेरे बच्चे ना उस लाइन में घुस जाएंगे। मैं चाहूंगी, मैं हिंदू हूँ, मैं पूजा करूंगी तो मेरे बच्चे पूजा सीखेंगे। अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो मेरे बच्चे वो पूजा करना, मंदिर जाना, ये सब करना सीखेंगे। अगर मैं उनके सामने नमाज पढ़ूंगी, कुरान पढ़ूंगी, तो मेरे बच्चे वो सीखेंगे। तो बच्चे के अंदर क्या आएगा, दो धर्म का वो आएगा। ठीक है, तो मेरा मानना है, अब क्या है, मेरे नलिहाल है, अगर मैं नलिहाल में भेजूं तो मेरे बच्चे वहां सब कुछ देखेंगे कि भाई वो तो नमाज पढ़ रही है, नानी नमाज पढ़ रही है, नाना नमाज पढ़ रहे हैं, तो मैं भी नमाज एक बार ट्राई करूं। तो मेरे बच्चे के अंदर क्या होगा, दो धर्म का वो आएगा दिमाग के अंदर कि ये भी करूं वो भी करूं। तो आगे चल के ना किसी में उसमें दिमाग में प्रॉब्लम तो होगी ना। अब मैं क्या है, मैं अपने बच्चे को एक ही कल्चर में रखना चाहती हूँ, हिंदू के में। अगर मैं शायद मुस्लिम में ही होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वहां रहे या वहां रहे, है ना। तो मेरा यही कहना है, इसलिए मैंने कहा ये चीजें, कि अगर हम अब जिस कास्ट में रहते हैं वो कास्ट हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं। हमारी तो जिंदगी निकल गई है, अब मेरी तो जिंदगी कुछ रही नहीं है। मेरी शादी को अब हो गया है इतना टाइम, 10-11 साल हो गया है मेरी शादी को, तो मेरी शादी का तो वो है ही नहीं है। अब मेरे अपना बच्चों के लिए मुझे जीना है, तो मैंने बच्चों के लिए। हाँ जी, हाँ छोटे हैं बच्चे, तो बच्चे माँ बाप से तो सीखते हैं ना, है ना। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं,
क्योंकि मैं नहीं चाहती जो चीज़ें मैंने फेस की है ना, वो मेरे बच्चे फेस करें। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्या फेस किया है ना, मैं ज़िक्र में खैर करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आज यहाँ बैठ के कर रही हूँ। मैंने बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत ज़्यादा फेस किया है। हर चीज़ें कहते हैं शेयर भी नहीं कर पाते हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर भी की है, कुछ चीज़ें ऐसी जो अपने अंदर भी रखी है, तो मैंने बहुत कुछ शेयर किया है। और कहते हैं ना कि बस इतना ही है और जस्ट थैंक यू। हाँ यार। अगर बच्चों को पता चलता है तो कुछ फर्क पड़ सकता है, लाइक उन्हें अगर ऐसे डाउट आता है या फिर कुछ पूछते हैं तो क्या आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो उस चीज को लेके? हाँ, बच्चों को पता चलते को बच्चों को तो आज न कल तो पता चलेगा ही चलेगा, मेरी मम्मा मुस्लिम थी। बिकॉज़ इसलिए मैंने अपनी आईडी भी चेंज करा दी है। क्योंकि मेरे बच्चे अभी से ही जब पूछते मम्मा नानी कहाँ है? मैं बोलती बेटा नानी और नलियाल है ही नहीं आपका, नानी की डेथ हो गई। नाना है उनकी डेथ हो गई कि जब उन्होंने मुझे मार दिया तो क्या मैं नहीं मार सकती? आप ये बताइए, जब उन्होंने मुझे मार दिया, जब मेरी उस कंडीशन में, जब मैं कोमे में थी, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, जब लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, जब उस वक़्त उन लोगों ने मार दिया तो क्या मैं नहीं मार सकती हूँ? हैं? तो मैं उनको यही कहती हूँ, छोटा-सा वर्ड कहती हूँ, बेटा नलियाल वाले नहीं है। नानी की आपकी डेथ हो गई है, नाना की डेथ हो गई है, कोई नहीं है आपका। जैसे आप मिल गए हो, आपने मुझे बहन माना, तो मैं बोलती हूँ बेटा ये तेरी मासी है। मैं ये बोल देती हूँ, बेटा ये तेरी मासी है। अब वो मम्मा ये कौन है? बेटा ये तेरी मासी है, तेरे मामा है। मैं ये एक नए रिश्ते बना लेना मंज़ूर करती हूँ। लेकिन जो मेरे सगे रिश्ते हैं ना, मैं उनसे दूर रहना मंज़ूर करती हूँ। आपको कुछ लास्ट मैसेज पास करना है एंड करने से पहले? हाँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि देखो आप लोग हर चीज़ों को मतलब फ़ेस मत करो। आपके अगर दिल के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसे लोगों तक रखो, उसे बताओ कि आपकी एक वीडियो से, एक मैसेज से ना लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हिम्मत आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, तो उन्हें आप शेयर करो, आपस में बताओ, ताकि किसी को हिम्मत मिले। किसी को हिम्मत मिले और कोई आपको सजेस्ट करे कि आप सही हो या गलत हो, उस चीज़ को आपको बताए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी बातों को रखो सबके सामने और खुद को गलत साबित करने का मौका मत दो किसी को। अगर दुनिया आपको गलत समझती है ना, फिर भी आप ये सोचो कि मैं ठीक हूँ। जब तक आपका खुद का ईमान और दिल ना कहे ना कि आप गलत हो, तो आप खुद को गलत मत मानो। क्योंकि पता आज मैं इतनी आगे क्यों हूँ? इसलिए हूँ क्योंकि मैंने खुद को गलत नहीं समझा। मैंने खुद को गलत नहीं समझा, मैंने ये सोचा मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ और मुझे सबको बताना है। मैंने उस बंदे को खुद जेल भी कराया, अपनी फैमिली से भी भाई लड़ाई की, सब कुछ किया, जेल भी कराया, सब कुछ कराया, शादी भी की, आज सेटल लाइफ है, सब कुछ है। ठीक है? और मेरे पापा 11 भाई हैं। उसके बाद भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया मुझे। मेरे मामा 7 मामा हैं, फिर भी मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो सोचो इतनी बड़ी फैमिली होने के बाद जब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो लोग का क्या किसी का क्या मैं बोल सकती हूँ? फिर वो लोग कहते हैं ना हिंदू बन गई है, ये हो गया है, वो हो गया, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो बकवास है, ये सब तरह की चीज़ें क्या कर सकते हैं? So that is it for today guys. I hope you like the video. If you like the video, you know what to do. Like, share, subscribe जो भी करने का आप कर सकते हो. If you want to follow us, you can follow us on Instagram. मैं उनका contact नहीं देने वाला हूँ, ना Instagram ID नीचे देने वाला हूँ recommendation के लिए. दो उनका नाम रिवील किया गया था और लोकेशन भी रिवील की गई थी, बट कुछ हद तक हमें ये नहीं चाहिए कि उनके पास कोई पहुँचे, उनको भी नहीं चाहिए कि लोग उनके पास पहुँचे. सो अगर आपको एपिसोड पसंद आ गया रहेगा तो यू नो व्हाट टू डू. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करने का कर सकते हो. एंड अगर आपको डोनेशंस या फिर मेंबरशिप्स लेनी है या फिर सुपर चैट देना है तो आप नीचे दे सकते हो. विल मेक श्योर टू हेल्प पीपल लाइक हर. उसके जैसे लोगों को हम लोग हेल्प करने का ट्राई करेंगे. और आपको अगर मेक श्योर करना है कि आप कुछ लोगों के लिए कर पाओगे तो मेंबरशिप्स ले लो, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट सम न्यू इनिशिएटिव्स इन द मेंबरशिप सेक्शन इटसेल्फ. और आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, टेक केयर, व्हाटएवर इट इज. साइनिंग ऑफ दिशांक टेम्पले. श्री मातरे नमः. आदेश. थैंक यू। थैंक यू।